हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर सक्सेसफुली खत्म करने के बाद, यानी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को खत्म करने के बाद आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 जो कि है डिमांड। देखो, कई बुक्स में ऐसा है कि जो चैप्टर 3 है ना डिमांड, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के साथ मिक्स करके गिवन है, यानी कि यूनिट एक ही बनाई हुई है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड, जो कि चैप्टर 3 कई बुक्स में गिवन है। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो है वो यही है डिमांड। अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है तो आपका इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। वैसे तो देखो, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही बहुत इजी था, बट ये चैप्टर जो है एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है इजी होने के साथ साथ। तो ठीक है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं डिमांड। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें डिमांड की, सर डिमांड का क्या मतलब है, तो चलो पहले ना मैं आपके सामने डेफिनेशन रखता हूं इसकी। डिमांड का मतलब है, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy. Demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. यानी सर ये तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है, डिमांड की डेफिनेशन है, बट ना यहां से हमें डिमांड का मीनिंग क्लियर नहीं होता। डिमांड का मीनिंग क्या बनता है, तो ये ध्यान से समझने की चीज है। अब देखो, हमारे पास डेफिनेशन से ना कुछ आइटम्स निकल के आ रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन को एनालाइज करें तो डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी of a commodity, quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy during a given period of time. यानी देखो, हमारे पास डिमांड की डेफिनेशन से ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आए हैं जो दिखा रहे हैं कि डिमांड का मतलब वो वाली कमोडिटी जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है और एबल है। किस लिए एबल है सर? उसका प्राइस पे करने के लिए एबल है। यानी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। यानी कंज्यूमर विलिंग है, यानी इच्छा है उसकी उस कमोडिटी को खरीदने की, और एबल है उसका प्राइस पे करने के लिए, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब वो डिमांड कर रहा है तो उसको उस कमोडिटी की उतनी जरूरत है। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, सर रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में मुझे एक अम्ब्रेला चाहिए, तो मैं विलिंग है मेरे लिए, देखो विलिंगनेस हो गई कि मुझे अम्ब्रेला चाहिए, मैं एबल टू पे भी हूं कि हाँ मैं अम्ब्रेला का पैसा देके अम्ब्रेला खरीद सकता हूं। दूसरी बात कि मेरे को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए और एक क्वांटिटी चाहिए, यानी मैंने अपनी अम्ब्रेला की डिमांड ड्यूरिंग रेनी सीजन के अंदर पूरी करी, तो मैं बोलूंगा मैंने अम्ब्रेला की डिमांड करी है। तो डिमांड को समझने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन के अंदर ही जो आते हैं। तो आई होप सो डिमांड का मीनिंग आपको क्लियर हुआ है कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ठीक है, ये थी हमारी डिमांड की डेफिनेशन। उसके बाद बोला जाता है कि हमारी जो डिमांड है ना वो दो तरीके की हो सकती है। यानी अगर मैं टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करूं, कह रहा है एक हो सकती है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड और एक हो सकती है हमारे पास मार्केट डिमांड। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या चीज है। देखो, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है डिमांड बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, यानी एक कंज्यूमर पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी कर रहा है। सपोज ये मार्कर है, इसकी डिमांड एक कंज्यूमर के थ्रू इंडिविजुअल डिमांड है, यानी यहां पर ओनली वन कंज्यूमर के थ्रू जो डिमांड हो रही है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोल रहे हैं, एक बंदे के थ्रू डिमांड। मार्केट डिमांड, इसका क्या मतलब है? मार्केट डिमांड का मतलब, देखो इस मार्केट डिमांड में बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। बच्चे सोचते हैं मार्केट डिमांड का मतलब ये जो कंज्यूमर है पूरे मार्केट में जितनी डिमांड कर रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि मार्केट में सारे कंज्यूमर्स के थ्रू की हुई इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड। जैसे देखो, यहां पर एक कंज्यूमर इस मार्कर के लिए डिमांड कर रहा था ना, वैसे यहां पर मार्केट में इस मार्कर की कितनी डिमांड है, यानी सारे कंज्यूमर मिलकर इस मार्कर को कितना खरीद रहे हैं, वो मार्केट डिमांड होगी इसकी। आई होप सो आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का टॉपिक क्लियर हुआ है। डिमांड को पढ़ने के दो तरीके हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। देखो छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर में, पर इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सर, जो हमारी ये डिमांड होती है ना, इनके ना कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब हमारी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, यानी इन फैक्टर से हमारी डिमांड अफेक्ट हो जाएगी। यानी मार्केट के अंदर आप अपनी डिमांड को चेंज कर दोगे ड्यू टू दीज फैक्टर्स। चलिए एक एक करके ना हम सारे फैक्टर देखते हैं। पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। फिर देखेंगे मार्केट डिमांड के लिए डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
हाँ बच्चों, अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं पहले, अभी हम मार्केट डिमांड की बात नहीं कर रहे, यानी हम वो वाले फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि मार्केट डिमांड को नहीं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यानी डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स की वजह से मार्केट में मेरी जो डिमांड है वो अफेक्ट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। सर कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं? इस टॉपिक को फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी भी बोला जाता है। क्या फैक्टर्स है सर? पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। गिवन का मतलब सर अभी बताते हैं, गिवन कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब है प्रोडक्ट या फिर गुड या फिर जो आइटम आप यूज कर रहे हो उसको कमोडिटी बोला जाता है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, गिवन कमोडिटी का मतलब द कमोडिटी विच यू आर यूजिंग, अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तो ये मेरी गिवन कमोडिटी हुई। कह रहा है इसके प्राइस की वजह से इसकी डिमांड अफेक्ट होती है। सर कैसे? करके दिखाओ। एक बात बताओ, जनरल कंज्यूमर क्या करेगा? जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा वो उसकी डिमांड को कम कर देगा और प्राइस कम होने पे डिमांड को बढ़ा देगा। यानी जनरली तो एक कंज्यूमर मार्केट में यही करेगा ना कि प्राइस बढ़ने पे वो कमोडिटी नहीं खरीदेगा, उसके बदले कुछ और खरीदेगा, क्योंकि मेरे को ये कमोडिटी महंगी मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं प्राइस बढ़ने से कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से वो उस कमोडिटी को ज्यादा खरीद लेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मुझे एक इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिला बिटवीन व्हाट सर? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। यानी एक कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस जब कम होगा तो लोग उसको ज्यादा खरीद लेंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट फैक्टर। आपको आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट मीनिंग भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से समझना, आगे जाके भी चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कह रहा है एक कमोडिटी की डिमांड मार्केट में रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से भी अफेक्ट हो जाती है। सर रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब है? रिलेटेड गुड्स ना दो तरीके के, समझने के लिए हमें पहले दो तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा। यानी मेरे इस गुड से रिलेट करने वाले गुड्स, रिलेटेड का यही मतलब हुआ। कह रहा है दो तरीके से रिलेट करवा सकते हैं हम। कैसे? कह रहा है रिलेटेड गुड एक हो सकते हैं मेरे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हो सकते हैं मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाम को ध्यान से याद रखना, कई बच्चों को नाम ही नहीं याद होते इसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मीनिंग ध्यान से समझना। Substitute goods are those goods which are to be used in place of one another। यानी इसका कीवर्ड बनता है जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो वाले गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं। सर इसका एग्जांपल दे के समझाओ। सर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका टी एंड कॉफी, ठीक है। उसके अलावा कोक एंड पेप्सी। आप इन गुड्स को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। आज पीने को चाय नहीं मिली, हमने कॉफी पी ली, कॉफी नहीं मिली, चाय पी ली। या फिर कोक और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मार्केट में गए, कोक नहीं मिली, पेप्सी खरीद लाए, पेप्सी नहीं मिली, कोक खरीद लाए, तो दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। कह रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि रिलेटेड गुड्स है, इनकी वजह से हमारी कमोडिटी की डिमांड डिटरमाइन होती है। अब ध्यान से एग्जांपल से समझना, मेरे को ना एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड का। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टी का और कॉफी का, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब हुआ क्या? देखो मैं जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं वो है कॉफी। कॉफी इज माई गिवन कमोडिटी, जो कंज्यूम कर रहा हूं वो हो गई मेरी गिवन कमोडिटी। अब मार्केट में मुझे कह रहा हूं कि कॉफी की जो डिमांड है ये अफेक्ट हो जाएगी टी के प्राइस की वजह से। जैसे देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड इसका टी है, टी की वजह से सपोज टी का प्राइस बढ़ गया। अब जरा ध्यान से लॉजिक लगाना, जब टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जनरल कंज्यूमर टी को छोड़ के ना कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि सर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ध्यान से देखो, यानी जब टी का प्राइस बढ़ा कॉफी की डिमांड बढ़ गई। सर ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई बंदा शिफ्ट क्यों होगा? देखो ये ना बिल्कुल जनरल सेंस में, जनरल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैं एक ठेले पे चाय पीने गया, उसने बोला भैया चाय जो है वो 12 की हो गई है, कॉफी 10 की है। मैंने कहा ठीक है भैया तू कॉफी दे दे बस। यानी जनरल कंज्यूमर हमेशा वो चीज बाय करता है जिसमें उसका पैसा कम लगे। तो यानी वो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी अपने डिमांड को शिफ्ट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइस ऑफ टी कम होगा तो ऑलरेडी अगर मैं कॉफी कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं इसको छोड़ के यहां आ जाऊंगा, यानी कॉफी की डिमांड कम कर दूंगा। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है। यहां पर हमें रिलेशनशिप जो देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है बिटवीन दी सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने दो गुड्स पढ़ने हैं, एक है सब्स्टिट्यूट, एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टू बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा जो प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा तो गिवन कमोडिटी की डिमांड कम होगी। आई होप सो सब्स्टिट्यूट का टॉपिक पूरा समझ आता है, आपकी स्क्रीन पे भी जितना हो सकता है दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर इसका कीवर्ड था विच आर टू बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। इसका कीवर्ड है द गुड्स विच आर टू बी यूज्ड टुगेदर, यानी ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे देखो ये मार्कर है, इसमें इंक डली हुई है, इंक और मार्कर दोनों साथ में यूज हो रही है, ये है मेरे पास कौन से गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनसे भी मेरी गिवन कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री के, सर कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल के अलावा टी एंड शुगर, ये कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जांपल्स है। बाकी सारे एग्जांपल मैं आपकी स्क्रीन पे दूंगा। जो गुड्स हमारे टुगेदर यूज हो रहे हैं, यानी जो गुड्स हमारे एक साथ यूज हो रहे हैं, इनसे हमारी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है। कैसे सर, करके दिखाओ। ये देखो भाई, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया टी एंड शुगर, यानी टी एंड शुगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अभी मेरी जो गिवन कमोडिटी है ना वो टी है, मैं टी को कंज्यूम करता हूं। मान लो मार्केट में शुगर का प्राइस, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, शुगर का प्राइस बढ़ जाता है, तो टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली सर लोग टी का कंजम्पशन कम कर देंगे। यानी देखो सपोज मैं एक ठेले पे गया, पहले वहां पर चाय मिलती थी 10 रुपए की, बट अब मार्केट में शुगर महंगी होने की वजह से उस ठेले वाले ने चाय 12 रुपए की कर दी है। तो अगर मैं उस पर 3 बार चाय पीने जाता था तो अब मैं 2 ही बार जाऊंगा। यानी क्या हुआ, शुगर का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड जो है वो कम हो गई। ऑन दी अदर हैंड अगर चीनी सस्ती हो जाएगी तो लोग टी की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि इनको अब साथ में यूज करना सस्ता पड़ेगा। पहले महंगा होने पे साथ में यूज करना महंगा पड़ रहा था। तो देखो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ा, गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम हुआ, गिवन कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। सर यहां पर रिलेशनशिप देखने को मिला इनवर्स, यानी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ रहे हैं जिनसे हमारी डिमांड अफेक्ट होती है। यहां पर हमारी डिमांड इनवर्सली अफेक्ट हुई है, नेगेटिव तरीके से अफेक्ट हुई है, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिला है। सर ये हमने पढ़ा है रिलेटेड गुड्स की वजह से किस तरीके से हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। आई होप सो ये टॉपिक समझ आया है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है, थर्ड डिटर्मिनेंट जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी मार्केट में डिमांड अफेक्ट हो जाती है। सर कैसे? देखो जनरली तो क्या होता है, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं कमोडिटी ज्यादा बाय कर लेता हूं, अगर कम है मैं कम बाय करूंगा। यानी इनकम से मैं ये कह सकता हूं जनरली तो सर डिमांड डायरेक्टली अफेक्ट होती है, इनकम ज्यादा डिमांड भी ज्यादा, इनकम कम डिमांड भी कम, जनरली तो ये होता है। बट ना इनकम का इफेक्ट समझने के लिए अगेन हमें गुड्स को, जैसे हमने सब्सिडी और कॉम्प्लीमेंट्री क्लासिफाई किया था रिलेटेड गुड्स में, इनकम का इफेक्ट समझने के लिए भी गुड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक है हमारे पास नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स ये कौन से गुड्स है अभी समझेंगे, और एक है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। एक है हमारे पास नॉर्मल गुड्स और एक है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स कौन से है? बेटा नॉर्मल गुड्स वो वाले हैं जिनकी बात हमने अभी अभी करी, यानी वो वाले गुड इनकम बढ़ने से जिनकी डिमांड में बढ़ा दूंगा, इनकम कम होगी तो जिनकी डिमांड कम कर दूंगा। यानी इनकम के सिंबल को हम वाई से शो करते हैं, इनकम इंक्रीज होगी डिमांड बढ़ा दूंगा, इनकम कम होगी डिमांड भी कम कर दूंगा। यानी देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप कि इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। यानी नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी अगर एक कंज्यूमर इनकम बढ़ने से किसी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहा है और इनकम कम होने से डिमांड को कम कर रहा है, तो मैं कहूंगा सर वो ना उसके लिए एक नॉर्मल गुड है, और वहां पर हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको नॉर्मल गुड समझ आते हैं। बेटा नॉर्मल तो आसान था, ये भी आसान है इंफीरियर गुड, बट ये टेक्निकल है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द इनकम। इनवर्स रिलेशनशिप विद द इनकम का मतलब कि सर जब इनकम बढ़ेगी ना तो इनकी डिमांड को कम कर दोगे, और इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड को बढ़ा दोगे। यानी यहां पर हम लोगों को इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सर ऐसा कब होता है? ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास ना मिल्क कंज्यूम होता है सबके घरों में, दो तरीके का जनरली मिल्क आता है। एक मिल्क होता है हमारे पास फुल क्रीम, एक होता है टोन्ड।
सबको पता है कि फुल क्रीम मिल्क महंगा भी आता है और उसके अंदर थिकनेस भी ज्यादा होती है, वो थोड़ा क्वालिटी में अच्छा मिल्क है। टोन्ड मिल्क थोड़ा सा लो फैट मिल्क है, उसकी क्वालिटी डाउन है थोड़ी सी। ओके, तो सपोज एक कंज्यूमर है जो ना अभी टोन्ड मिल्क कंज्यूम कर रहा है। क्यों सर वो टोन्ड क्यों कंज्यूम कर रहा है जब सबको पता है कि फुल क्रीम ज्यादा अच्छा मिल्क होता है? बेटा वो टोन्ड ना इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसके पास फुल क्रीम अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, यानी वो गरीब कंज्यूमर है, इनकम कम है उसकी। तो इन दैट केस क्या होगा, देखो जब उसकी इनकम सपोज बढ़ जाएगी, वो बंदा पता क्या करेगा, सबसे पहले टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन छोड़ के फुल क्रीम पे शिफ्ट होगा, क्योंकि वो क्वालिटी बढ़िया करेगा ना। यानी वो इनकम बढ़ने से टोन्ड को छोड़ के फुल क्रीम पे शिफ्ट हुआ तो टोन्ड की डिमांड कम हो गई, यानी टोन्ड एक इंफीरियर गुड था। सर इंफीरियर का मतलब घटिया गुड। सर घटिया का मतलब देखो, अगर ना इंफीरियर का आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, उसका मतलब होता है घटिया गुड्स, यानी लो क्वालिटी गुड्स। तो वो लो क्वालिटी गुड को छोड़ के सुपीरियर गुड पे शिफ्ट हो जाएगा, इंफीरियर को छोड़ के नॉर्मल या फिर सुपीरियर पे शिफ्ट हो जाएगा। सो इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई। जब उसकी इनकम कम हो जाएगी, सपोज एक पर्सन था जो ना आज फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम कर रहा था, अच्छा पैसा था उसके पास, पर एकदम से इनकम कम हो गई, वो फुल क्रीम मिल्क को छोड़ के कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? सर टोन्ड मिल्क पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इंफीरियर गुड पे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू इनकम, इनकम कम होने की वजह से। तो मैं कह सकता हूं जब कंज्यूमर की इनकम कम हुई तो उसने टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ा दी, यानी इंफीरियर की डिमांड बढ़ा दी। यहां पर मुझे नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल गया। यानी इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद द इनकम। अब देखो इंफीरियर गुड्स ना रियल में घटिया गुड्स नहीं होते, यहाँ ना इनकम की वजह से घटिया और बढ़िया क्लासिफाई किया जा रहा है, यानी नॉर्मल इंफीरियर जो है वो सिर्फ इनकम की वजह से क्लासिफाई किया जा रहा है। अदरवाइज यार टोन्ड मिल्क तो कई बार वो लोग भी कंज्यूम करते हैं जो फैट लॉस कर रहे होते हैं, जिनको हाई फैट मिल्क नहीं चाहिए होता, वो तो और भी डबल टोन्ड मिल्क कंज्यूम करते हैं जिसका बिल्कुल ही फैट नहीं होता जिसमें। तो वो कंज्यूमर इसका मतलब थोड़ा ना घटिया गुड ले रहा है, यानी घटिया और बढ़िया यहां पर जो क्लासिफाई हो रहा है, यानी इंफीरियर नॉर्मल जो क्लासिफाई हो रहा है वो ड्यू टू इनकम ओनली हो रहा है। तो आई होप सो आपको इनकम का इफेक्ट डिमांड पे देखने को मिल रहा है, यानी इनकम की वजह से भी कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट होती है। तीन डिटर्मिनेंट्स हो गए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी यानी अपना खुद का प्राइस जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है, सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, थर्ड हमने किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आओ फोर्थ फैक्टर करते हैं। फोर्थ फैक्टर यही कर ले, छोटा सा ही फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके अगर टेस्ट फेवरेबल, प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ा देगा, अगर उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो जाता है तो डिमांड कम कर देगा। जैसे हम बात करते हैं फीमेल फैशन की, बहुत जल्दी मार्केट में चेंज होता है। सपोज एक फैशन आया मार्केट में, सब फीमेल्स ने देखा कि यार इसकी डिमांड तो बढ़ रही है, चलो ये वाला फैशन तो बहुत अच्छा है, चलो इसको बाय कर लो, यानी उनका टेस्ट अगर फेवरेबल हुआ वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है, लोगों का टेस्ट उससे हट जाता है, उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे फेवरेबल टेस्ट मिलता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर मुझे अनफेवरेबल टेस्ट मिलता है तो डिमांड कम हो जाएगी। हमने किया फोर्थ फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट होती है। सर लास्ट फिफ्थ फैक्टर क्या है इंडिविजुअल डिमांड के लिए? इंडिविजुअल डिमांड के लिए जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है, ध्यान से समझिएगा, ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सर किस चीज को लेके एक्सपेक्टेशंस? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। सपोज मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो आप आज क्या करोगे? अगर आपको पता है ना कि उसके प्राइस बढ़ने के चांसेस है, आप आज उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दोगे। यानी आज आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसी लग रही है, प्राइस इंक्रीज होने की, आप करंट डिमांड बढ़ा दोगे। ऑन दी अदर हैंड अगर एक कमोडिटी आज 100 रुपए की मिल रही है, पर आपको पता है कि यार फ्यूचर में और एक दो हफ्ते में ना ये 70 या 80 रुपए पे आ जाएगी, यानी इसका प्राइस कम होने वाला है, तो आज आप डिमांड कम कर दोगे। ऐसा हमारे घरों में देखने को मिलता है। सपोज जैसे टमाटर बहुत महंगे हैं, तो टमाटर की डिमांड ना आज हम कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यार कि फ्यूचर में जाके इनका प्राइस कम होना ही होना है। यानी देखो, तो यहां पर क्या हुआ, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रहेगी प्राइस बढ़ने की, यानी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस बढ़ने की, तो करंट डिमांड को बढ़ा दिया जाएगा। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है ये आज का प्राइस नहीं बढ़ा, फ्यूचर में सोचा था प्राइस बढ़ेगा, तो आज की डिमांड को बढ़ा देंगे, आज ही स्टॉक कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर में प्राइस कम होने की एक्सपेक्टेशन है, करंट डिमांड को हम कम कर देंगे। ठीक है, समझ आता है आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है? आपको प्रॉपर नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके अलावा मैंने स्क्रीन पे भी जितना पॉसिबल हो सकता था डेफिनेशंस वगैरह पोस्ट की हैं। अच्छे से सारे डिटर्मिनेंट्स को समझो, पूरे चैप्टर की ये फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। देखो आज की वीडियो में हमने किए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे।
आप नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो वाले फैक्टर जो कंज्यूमर की मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही काम करेंगे। होप सो आपको सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो समझ आए हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।